गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चे अपनी ज्ञानोदय बुक निकालिए और एक पेंसिल को अपने हाथ में लीजिए ताकि मुख्य अंशों को रेखांकित कर सके और मुख्य जो कठिन शब्द आ रहे हैं इसमें उनको रेखांकित कर सके। वेरी गुड चिल्ड्रेन। नाउ पेज नंबर 79। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उनके मुख्य अंशों को एक बार देख लेते हैं। मुख्य अंश है पर्यावरण को बचाने के लिए स्टॉकहोम में पहला विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। नंबर 2 है सुंदरलाल बहुगुणा जी 1982 में स्टॉकहोम गए। नंबर 3 है विश्व का दूसरा देश जर्मनी, जहां पर प्रकृति को बचाने के लिए जन आंदोलन चलाया गया। नंबर 4 है पर्यावरण की रक्षा के लिए ग्रीन पीस नाम की संस्था की स्थापना हुई। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? अब पेज नंबर 79 सेकंड पैराग्राफ से शुरू करेंगे। बुक में देखिए बच्चों, वेरी गुड। और मुख्य अंशों को, कठिन शब्दों को सब लोग रेखांकित करते जाएंगे। पर्यावरण की रक्षा के लिए ग्रीन पीस जैसे जुझारू दल का प्रादुर्भाव पर्यावरण रक्षा के आंदोलन में एक ऐतिहासिक घटना है। अर्थात ऐसी घटना है जो इतिहास में दर्ज होने वाली घटना है, क्योंकि प्रकृति को लेकर के लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई थी। लोगों ने क्या किया? जन आंदोलन किए। करो या मरो, इसको रेखांकित कीजिए बच्चों। करो या मरो जैसे जुझारू दल ने संहारक शब्द को रेखांकित कीजिए। अर्थात सामग्री, सामान, जो मशीनें पेड़ों जंगलों को काटने के लिए लाई जा रही थी जहाज के द्वारा, लोगों ने उन जहाज़ों को रोकने का प्रयास किया और उन जहाज़ों का पीछा किया ताकि उन्हें देश तक ना पहुंचने दिया जाए। भारत का चिपको आंदोलन, इसको रेखांकित करो। भारत का चिपको आंदोलन सबसे पुराना और ज़मीन से जुड़ा हुआ है। शहरी सभ्यता के प्रभाव से दूर हाशिए पर रहने वाले गरीब ग्रामीणों का आंदोलन था। यहाँ पर क्या हुआ? भारत में चिपको आंदोलन चलाया गया। सबको याद होगा कि पेड़ों से चिपक गए थे लोग, ग्रामीण लोग, और उन्होंने कहा था कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को काटो। इस प्रकार उन्होंने प्रयास किए और पेड़ों को बचाया। फिर क्या हुआ? अपनी कार्यशैली और निहित विचार की दृष्टि से उनका ऐतिहासिक महत्व है। इस आंदोलन का घोष वाक्य था, अर्थात एक नारा दिया गया जो बहुत सुंदर है, 4 पंक्तियों का। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, रेखांकित भी करेंगे। क्या है? जंगल के उपकार, अर्थात जंगल ने कितने उपकार किए हैं इस पर विचार करो। मिट्टी, पानी और बयार, अर्थात मिट्टी, पानी और वायु। बयार का अर्थ है वायु या हवा। मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। कितनी सुंदर बात कही है कि यही तो मनुष्य के जिंदा रहने के आधार हैं, नींव हैं। क्या क्या है? मिट्टी अर्थात जहाँ से खेती होती है, और पानी जिसको हम पीते हैं, प्रयोग में लाते हैं, और बयार का मतलब हवा। अर्थात ये तीनों चीज़ें हैं, मनुष्य को इन्हें प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। वेरी गुड चिल्ड्रन। आज यह वाक्य विश्व के करोड़ों लोगों की जुबान पर है। अर्थात ये बात खाली भारत तक ही ये घोष वाक्य नहीं रह गया, ये विश्व के अन्य देशों में भी कहा जाने लगा। जहां सीधी कार्यवाही के आंदोलन जमीन पर पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं हरित दलों का अभ्युदय हुआ। अर्थात ऐसे लोगों का, दलों का गठन हुआ। लोग सामने आए जो प्रकृति को बचाना चाहते थे। जर्मनी में तो सत्ता में भी उनकी हिस्सेदारी हुई। पर्यावरण मंत्रालय ने तो सभी देशों में बने हैं। सबको पता है कि हर देश में पर्यावरण मंत्रालय होते हैं। आरंभ हुआ, और जर्मनी आरंभ में तो इन मंत्रालयों का इतना महत्व दिया गया कि भारत जैसे कई देशों में स्वयं प्रधानमंत्री ने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला। अर्थात उनकी देखरेख में शुरुआत में ऐसे मंत्रालयों की स्थापना की गई। सन 1980 में, इसको रेखांकित कीजिए बच्चों, 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी, इसको रेखांकित कीजिए, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम पर्यावरण मंत्री बनी। इसको रेखांकित कीजिए, कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी क्या बनी? पर्यावरण मंत्री। अर्थात प्रकृति को बचाने के लिए उन्होंने प्रयास करने का प्रयास किया। धीरे धीरे इन मंत्रालयों का अवमूल्यन होने लगा।
धीरे धीरे क्या हुआ, इनका अवमूल्यन का मतलब होता है धीरे धीरे इनमें गिरावट आती चली गई। और कई देशों में तो पर्यावरण की रक्षा के बजाय पर्यावरण के हास्य का कारण बन गए। यहाँ पर क्या हुआ, जो उनका कार्य था प्रकृति की रक्षा करना, उसमें वो जो उन्होंने रक्षा तो नहीं की बल्कि और प्रकृति का हास्य कर दिया, उसमें कमी ला दी जो प्रकृति जैसी थी। अगला पैराग्राफ देखिए। इस दिशा में 80 के दशक में जो कदम उठाए गए उनमें से जुझारू संगठनों को सरकारी सहायता पर जीवित रहने वाले गैर सरकारी संगठन NGO बना दिया। मुख्य कार्यकर्ताओं को सरकारी समितियों में शामिल करके लड़ाकुओं को क्या किया, दरबारी बना दिया। अर्थात जो उद्देश्य था अपने उद्देश्य से ही भटक गए। धनी देशों को यह खतरा निरंतर रहता। इसको रेखांकित कीजिए। धनी देशों, जो अमीर देश थे, उन्हें लगातार ये खतरा होता, क्या खतरा होता कि कहीं गरीब देशों में ऐसे स्वतंत्र जन आंदोलन खड़े ना हो जाएं। इसको रेखांकित कीजिए। जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करने लग जाए, अर्थात कहीं ऐसे लोगों का संगठन उत्पन्न ना हो जाए जो सत्ता ही परिवर्तन कर दे। अर्थात अमीर देश जो थे वो डरने लगे। अतः उनकी सरकारों ने उनके क्या काम किया, अपने देश के बड़े गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मुक्त हस्त से गरीब देशों में ऐसे संगठनों की सहायता बांटनी आरंभ कर दी। अर्थात जो गरीब देश के संगठन थे, जो प्रकृति के लिए कार्य करना चाहते थे, प्रकृति को बचाने के लिए, उन संगठनों को क्या किया, उन्होंने पैसा देना आरंभ कर दिया, जिससे सुविधा भोगी बन जाने से उनकी तीव्रता कम हो जाए। उनका क्या उद्देश्य था कि जो उनकी तीव्रता है, जो उनके काम करने की जो क्षमता है, प्रगति है, वो सब बाधित हो जाए। जो उनका उद्देश्य है वो अपने उद्देश्य से भटक जाएं, और उनके पास जब पैसा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, वो सुविधाओं का भोग करने में लग जाएंगे। जिन योजनाओं, इसको रेखांकित कीजिए बच्चों, वृक्षारोपण, जन स्वास्थ्य, साक्षरता, जल ग्रहण आदि, क्षेत्र संरक्षण आदि के लिए उन्हें सहायता दी जाती है, वे तो सरकारी विकास कार्यों की तरह विकास कार्य ही हैं, जिन पर ऊपर से पर्यावरण का मुलम्मा चढ़ा हुआ है। अर्थात जिनके बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन कहते हैं कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि झगड़ा तो विकास की गलत दिशा के कारण पर्यावरण की क्षति से शुरू हुआ। इसको रेखांकित कीजिए बच्चों। क्योंकि झगड़ा तो विकास की गलत दिशा के कारण पर्यावरण की क्षति का मतलब नुकसान से शुरू हुआ था। इसलिए विकास और पर्यावरण पर बहस चली, उस पर बहस चर्चा होने लगी और उनकी परिणति हुई। परिणति का मतलब होता है उसका परिणाम क्या हुआ, सतत विकास के नारे में। अर्थात खाली ये नारा दिया गया कि लगातार विकास करो, आगे बढ़ो, लेकिन जो उनका असली मुद्दा था, जो असली विचार था, उद्देश्य था, वो उद्देश्य से भटक गए। उनका उद्देश्य क्या था, प्रकृति को बचाना, पर्यावरण को बचाना, और वे अपने उद्देश्य से भटक गए। फिर क्या हुआ, रियो के सम्मेलन में, इसको रेखांकित कीजिए, रियो के सम्मेलन में इसे जागतिक मान्यता मिल गई। अतः सरकारी तौर से उसके बाद सारे विकास पर सतत, नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन, सतत का रंग चढ़ गया। अर्थात जो प्रयास थे वो सब खत्म हो गया, सरकारी प्रयास की लगातार विकास करो विकास करो विकास करो, लेकिन जो मेन मुद्दा था प्रकृति को बचाने का वो अलग हो गया, वो एक किनारे हो गया, दरकिनार हो गए, और बाकी विकास के नाम पर कार्य होने लगे। अब संघर्ष की आवश्यकता नहीं, अर्थात जो संघर्ष आरंभ में हुआ था, लोगों में जो जुझारूपन था, जो लोग प्रयास कर रहे थे, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। या तो हुई लीपापोती, अर्थात बात को लीपना पोतना, उस पर तरह तरह के विचारों को मढ़ देना। वास्तव में तो विकास की मौजूदा अवधारणा को ही पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। अब वास्तव में क्या है, दोबारा से उसके विषय में सोचने और समझने की आवश्यकता है। सत्य विकास का पहला लक्षण है, आज खनिज और धातुओं, जल, जंगल, जमीन जैसे संसाधनों की अंधाधुंध लूट के आधार पर खड़ी आर्थिक वृद्धि
को मंजिल मानने वाला विकास कितने दिन टिकने वाला है। कितनी प्यारी बात कही है बच्चों कि जो चीज़ें आज हम लोग खाली बस विकास के नाम पर जो प्रकृति नष्ट हो रही है, क्या वो लंबे चलने वाला है? नहीं। विकास का दूसरा लक्षण है, इसको रेखांकित कीजिए, इससे दूसरे जीवधारियों को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सारा जीवन परस्पर स्वावलंबी है, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित है। परालंबी मतलब कि एक दूसरे पर आश्रित होना। जैविक विविधता, इसको रेखांकित कीजिए। जैविक विविधता का हास्य तो आज भी परंपरागत विकासवादियों को गंभीर चिंता का विषय बन चुका है, अर्थात जो जीवों में विविधता है उसमें भी कमी आ रही है बच्चों, तो ये गंभीर चिंता का विषय है। यह तो दूर का सपना है कि विकास का लाभ सबको समान रूप से मिलना चाहिए। अब बहुत सारी धारणाएं हैं, ये भी धारणा है कि ये दूर की बात है कि विकास का लाभ सबको मिले। क्या वास्तव में ऐसा संभव होता है बच्चों? नहीं, विकास का लाभ सबको नहीं मिल पाता है। अमीर गरीब और अमीर की खाइयाँ चौड़ी करते हुए कुलाचे भर रहा है, अर्थात जो विकास के नाम पर हो रहा है उससे क्या हो रहा है, समाज में अमीर और गरीब में खाइयाँ, दूरियां बढ़ रही हैं। अब विकास ने इस धरती को इतना प्रदूषित और विपन्न बना दिया है, शब्द को रेखांकित कीजिए। अब विकास ने इस धरती को इतना प्रदूषित अर्थात गंदा कर दिया है, और विपन्न का मतलब होता है गरीब, बना दिया है। फिर प्रकृति द्वारा प्राणी मात्र को जिंदा रहने के लिए दी हुई प्राण वायु ही जहर बन गई है, अर्थात जो हमारी प्राण वायु है वो क्या हो गई है, प्रदूषित हो गई है। किसके नाम पर? विकास के नाम पर। जीवन संचार करने वाले तत्वों के बजाय विकिरण का खतरा पैदा हो गया है, अर्थात हर तरफ क्या हो रहा है, रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रचलन होने लगा है और उसके द्वारा विकिरण का खतरा मनुष्य के लिए उत्पन्न हो गया है। पानी का भयंकर प्रदूषण ही नहीं हुआ है, बल्कि पानी की कमी भी हो गई है। बच्चों, सबको पता है कि पानी का संरक्षण अगर नहीं किया जाएगा तो भविष्य में पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हमारी आंखों के सामने दूर नदियों में विष छोड़े जाते हैं, अर्थात जो कारखाने हैं उनका जो गंदा पानी है, मिलों का गंदा धुआं है, वायु को प्रदूषित करता है। जो कारखानों का गंदा पानी है वो जल को प्रदूषित करता है, वायु में जहर घोल जाती है। इस प्रकार रात को दिन बनाने वाली बिजली अपने उत्पादन केंद्र में पैदा करने वाले विकिरण, इसको रेखांकित कीजिए, विकिरण के खतरे वायुमंडल में कार्बन घोलने का बांध बनाकर उपजाऊ धरती, जंगलों को डुबोकर लाखों लोगों को उजाड़ने की घिनौनी कारतूतों की कहानी पीछे छोड़ जाती है। क्या होता है ये सब विकास के नाम पर, कि विकास हो रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति का विनाश हो रहा है। प्रकृति क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रकृति का हास्य होता जा रहा है, क्योंकि उसके द्वारा अनेक चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं। फिर देखते हैं बच्चों अगला पैराग्राफ। कहा जाता है कि विकास के कारण ही यह संभव है कि प्रति व्यक्ति आयु दर में भारी वृद्धि हुई है। अब ऐसा कहा जाता है, लेकिन जब इतनी वायु प्रदूषित होगी, जल प्रदूषित होगा, तो क्या मनुष्य की आयु बढ़ेगी बच्चों? एक बार ध्यान से सोचने का विषय है ये। पर ये सब दवाइयों के चलते फिरते पुतले मात्र हैं, अर्थात व्यक्ति क्या करने लगा है, अपने को स्वस्थ रखने के लिए दवाइयों का सेवन करने लगा है, जिनकी जीवन शक्ति का निरंतर हास्य हो रहा है, अर्थात धीरे धीरे जो जीवन की शक्ति है, जीवनी शक्ति है, उसमें कमी आती जा रही है। प्राणी मात्र के लिए जिंदा रहने का खतरा उत्पन्न हो गया है। कितनी गंभीर चिंता का विषय है कि अब मनुष्य का जीवित रहना ही मुश्किल हो गया है। अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। अतः अब मूल सवाल अस्तित्व और विनाश का है, इसको रेखांकित कीजिए। जो मुख्य सवाल क्या है, अस्तित्व का और विनाश का। क्या हम एक प्रजाति के रूप में जिंदा रहना चाहते हैं या हमेशा हमेशा के लिए सामूहिक मौत की ओर बढ़ना चाहते हैं? अब ये लेखक ने प्रश्न किया है कि हम जिंदा रहना चाहते हैं या सामूहिक रूप से हम मरना चाहते हैं। जिन लोगों को पर्यावरणवादी या पर्यावरणविद कहकर खुश किया जाता है, जिनको हम कहते हैं कि पर्यावरण बचाने वाले लोग हैं, तो क्या होता है, उन्हें दृढ़तापूर्वक
कहना चाहिए, हम विद और वादी कुछ नहीं, हम मौत की ओर धकेलने वाली शक्तियों के खिलाफ उस मूक बहुमत से संगठित कर जिंदा रहने के लिए लड़ने वाले हैं। लड़ाइयाँ व्यवस्था के साथ जुड़कर नहीं, उसके खिलाफ तन कर खड़े होने और लक्ष्य की प्राप्त करने से ही जीती जाती हैं। कितनी सुंदर बात लेखक ने कही है कि खाली किताबों के द्वारा नहीं या उसका रूप बदल जाने से व्यवस्थाएं नहीं बदलती हैं। उसके लिए मनुष्य को सामने आना पड़ता है और अपनी बातों को रखना पड़ता है। जो धीरे धीरे विकास के नाम पर जो प्रकृति का विघटन हो रहा है, उसके लिए हम सबको प्रयास करने होंगे। ये सारे क्योंकि बच्चों को बताना अत्यंत आवश्यक है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और आने वाले समय में वो इन लड़ाइयों में शामिल होंगे। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, थैंक यू।